स्वागत है आपका हॉरर हिंदी हब में। हर रात एक नई डरावनी कहानी, एक अनसुलझा रहस्य और एक नया डर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं क्या है आपका सबसे बड़ा डर। सुनिए आज की कहानी। कुछ लोग जो हमें इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, हमारा प्यार उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर हमें यह पता नहीं चल पाता कि क्या वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तब करते थे जब वो जिंदा थे। आदित्य की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 11 साल का था और उसके बाद रश्मि और विवेक ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके नए घर पर आज आदित्य की दूसरी बरसी थी। रश्मि और विवेक दोनों ने जब से आदित्य को खोया था, उनकी जिंदगी पूरी तरह शांत हो गई थी। न कभी कहीं आना जाना, न ही ज्यादा किसी के साथ खुलकर मिलना जुलना। जिंदगी घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई थी। आदित्य की बरसी वाले दिन पूजा में बैठे काफी लोग बातें करते करते एक दूसरे को एक ही बात बता रहे थे जो बहुत अजीब थी। सबका यही कहना था कि आदित्य अक्सर उनको सपने में दिखाई देता है, लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा अगर कोई चौंका था तो वो था समीर, क्योंकि उसका कहना यह था कि आदित्य उसे सपने में नहीं बल्कि खुली आंखों से अक्सर दिखाई देता है। जब समीर औरों को ये बातें बता रहा था तो ये बात रश्मि के कान में भी पड़ी। बड़ी मुश्किल से रश्मि आदित्य के ना होने की सच्चाई को मान पाई थी। विवेक ने भारी मन से समीर की बात को सुनकर ध्यान से सुना, पर रश्मि इस बात को भूल नहीं पा रही थी। आदित्य की बरसी के करीब 2 सप्ताह के बाद विवेक ऑफिस से लौटा ही था और रश्मि ने चाय चढ़ाई ही थी कि तभी समीर का फोन आया। उसने कहा, विवेक, कुछ देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, और आते वक्त रश्मि को भी साथ लाना जरूर। विवेक और रश्मि बाहर ज्यादा नहीं जाते थे, न ही लोगों से मिलते थे। उसने समीर से कहा कि हम लोग शनिवार शाम को आते हैं। अब भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है कुछ दिनों से। और वादे के मुताबिक शनिवार के दिन दोनों समीर के घर पहुंचे। बैठकर चाय पीते पीते इधर उधर की बातों से बात शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि समीर उन दोनों की बातों को जैसे अनसुना करके अचानक से उठा और 2 कुर्सियां खींचकर ले जाते हुए खिड़की के पास ले जाकर अगल बगल रख दी। खिड़की से रश्मि और विवेक का वो पुराना घर दिखता था जहां वो पहले रहा करते थे, और इस खिड़की से आदित्य का कमरा साफ साफ दिखता था। समीर उन 2 में से एक कुर्सी पर चुपचाप बैठकर बाहर देखने लगा और फिर कुछ ही देर के बाद आदित्य को पुकारने लगा, आदित्य, आदित्य, आदित्य। विवेक और रश्मि दोनों की शक्ल इस वक्त बता रही थी कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था समीर की हरकत पर। विवेक ने कहा, समीर, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम्हारी इस तरह की बदतमीजी पर तुम्हें 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। समीर ने विवेक की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखता हुआ दोबारा बोला, आदित्य, आदित्य। विवेक गुस्से में पैर पटक कर निकल जा रहा था, लेकिन पलटकर जब देखा तो रश्मि खिड़की की तरफ ही देख रही थी, इसीलिए विवेक भी रुक गया। खिड़की के पास जाकर बाहर देखा तो वहां खिड़की के उस पार आदित्य खड़ा उन्हीं को देख रहा था। देखते ही दोनों की आंखें फैल गईं। समीर के लिए तो ये जैसे बिल्कुल रोज की बात थी। वो एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। रश्मि आदित्य को देखते ही रो पड़ी और चिल्लाई, आदित्य, कहां चला गया था तू? कहां चला गया था? और इतना कहते कहते वो समीर के घर से बाहर भागने लगी। विवेक ने रश्मि का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, रश्मि रुको, ये वो आदित्य नहीं है। रश्मि, समझने की कोशिश करो, अपना आदित्य मर चुका है। और इतना कहते हुए विवेक उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। रश्मि पीछे मुड़कर बार बार आदित्य को देखने की उम्मीद में देखती रही और आदित्य, आदित्य चिल्लाती रही, लेकिन आदित्य उसे कहीं भी नहीं दिखा। घर आने के बाद रश्मि रात को काफी देर तक रोती रही। विवेक ने कभी प्यार से समझाया, कभी चिल्लाया, लेकिन रश्मि रोती ही रही। आखिर दर्द थक कर उसे नींद आ गई। विवेक भी काफी देर के बाद सो पाया। सुबह आंख खुलते ही विवेक ने देखा रश्मि बड़े आराम से गुनगुनाती हुई किचन में काम कर रही थी और विवेक को देखते ही कहा,
अरे, तुम उठ गए? जल्दी करो बाबा, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है। चलो चलो, जल्दी नहा लो। विवेक की जान में जान आई कि अब रश्मि शायद ठीक है। विवेक तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए चला गया। शाम को विवेक ने सोचा कि एक बार रश्मि से पूछ ले कि वो ठीक है या नहीं। उसने फोन किया तो एक दो बार फोन बजा, लेकिन रश्मि ने उठाया नहीं। फिर रश्मि ने फोन उठाया। हाँ, मैं आदित्य के साथ खेल रही हूं, जल्दी बोलो। मैं खेलूंगी नहीं तो वो खाने में भी तंग करेगा। विवेक को शायद जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा था। उसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया और ऑफिस से अपने पुराने घर जाने के लिए भागा। अगले कुछ घंटों के बाद वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर था। दरवाजा आधा खुला था। उसने पूरे दरवाजे को खोला। घुसते ही हॉल में पंखा धीमे धीमे आवाज करता हुआ घूम रहा था। विवेक रश्मि को पुकारता हुआ थोड़ा और अंदर गया। वो कहीं नहीं दिख रही थी कि तभी उसके दाहिनी ओर से उसे एक आवाज सुनाई दी। जहां से यह आवाज आ रही थी वो किचन का हिस्सा था। किचन के सामने जाकर उसने ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की तो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन यह आवाज कहां से आ रही थी ये पता नहीं चल रहा था। उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। वो अपने दाएं कान को साफ कर ही रहा था कि किसी ने उसके पीछे कान को अंधेरे में पकड़ा और भींचकर उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही एक आवाज उसके कान के पास हो रही थी। विवेक ने किसी तरह खुद को संभाला और उठकर अपने कपड़े साफ कर ही रहा था कि पीछे से दो हाथ और उसके कपड़ों को साफ कर रहे थे। तुरंत पलटकर विवेक ने देखा तो वहां कोई नहीं था, पर ऊपर के कमरे से एक आवाज आ रही थी। उठ के उसने कपड़े झाड़े तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कपड़े पीछे से भी साफ कर रहा था। तभी उसने ऊपर के कमरे से आती एक आवाज सुनी। एक एक सीढ़ी चढ़ते वक्त विवेक के दिल में एक ही डर था, पता नहीं ऊपर उसे क्या दिखेगा। लेकिन ऊपर जाकर जो देखा उसे देखकर डर से कहीं ज्यादा विवेक डिस्टर्ब हो गया था। अंदर रश्मि बॉल फेंक रही थी और बॉल अपने आप उसके पास वापस आ रही थी। विवेक रश्मि का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा और दांत भींचते हुए उसने कहा, तू पागल हो गई रश्मि, वो हमारा आदित्य नहीं है। हमारा आदित्य मर चुका है, चलो यहां से। विवेक बस उसे वहां से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन रश्मि जैसे काफी नाराज हो गई थी और उसने कहा, तुम कभी अच्छे पापा नहीं बन पाए। तुम्हारे ऐसे चिल्लाने और हर बात पर नाराज होने की वजह से ही आदित्य तुम्हारे सामने नहीं आता। विवेक कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बस इस घर से बाहर निकलना चाहता था। रश्मि को खींचते हुए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विवेक दरवाजे के बंद होते ही उस दरवाजे को पीटने लगा। उसने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रश्मि किसी भी नॉर्मल मां की तरह बोली, आदित्य चलो बेटा, दरवाजा खोल दो। देखो पापा को तंग मत करो, वरना पापा फिर गुस्सा हो जाएंगे बेटा। रश्मि की बात खत्म होते ही दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अजीब बात यह थी कि दरवाजा ऐसे खुला जैसे किसी ने उसे अंदर से खोला हो। विवेक रश्मि को लेकर धड़धड़ाता हुआ अंधेरे में ही कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों पर किसी चीज से ठोकर खाकर सीढ़ियों से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। विवेक उठ के पलटा और उसने टॉर्च की रोशनी चला के देखा कि आखिर किस चीज से उसे ठोकर लगी थी। ऊपर जाकर देखा तो रश्मि की लाश पड़ी थी और उसी लाश से उसे ठोकर लगी थी। विवेक बस यही सोच रहा था कि जिसका हाथ पकड़कर वो कमरे से बाहर आया था, आखिरकार वो कौन थी। ये सोचते सोचते विवेक रश्मि की लाश को देख ही रहा था जब उसका ध्यान गया आदित्य की खिलौने वाली उस कार पर, जो कभी रश्मि की लाश से दूर जाती तो कभी वापस आकर उसे टकराती। कोई उस टॉय कार से नहीं, शायद रश्मि की लाश के साथ खेल रहा था। विवेक धीमे धीमे थके कदमों से जैसे जैसे कमरे तक जा रहा था, खटखटाने की आवाज तेज होती जा रही थी। विवेक दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है अंदर? अंदर से जो जवाब मिला उसने विवेक को डराया नहीं, बल्कि और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। अंदर से रश्मि की आवाज आई, मैं हूं विवेक, प्लीज दरवाजा खोलो, निकालो मुझे यहां से। विवेक मैं हूं। विवेक तुरंत वहां से वापस सीढ़ियों पर गया और जाकर देखा रश्मि की लाश जो उसने देखी थी वो वहां नहीं थी।
तो क्या रश्मि सचमुच कमरे के अंदर बंद थी? विवेक भागता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। तभी रश्मि भी पहुंच गई थी। मैं हूं, मुझे रश्मि ही मौत को दावत देना। विवेक तुरंत भागकर दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि बाहर आदित्य खड़ा था। विवेक क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप एक कोने में बैठा सोच रहा था कि यहां से निकले तो कैसे, कि तभी उसका फोन बजा। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक ही आवाज आई। विवेक ने कहा, आदित्य बेटा, मेरी बात समझो बेटा। तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी अलग, और अब तो माँ भी है तुम्हारे पास। तुम जहां हो वहां खुश रहो। सब लोग तुम्हारे पास नहीं आ सकते ना। ये सब कुछ रोक दो आदित्य, सब कुछ रोक दो। विवेक ये सब कुछ बोल ही रहा था कि किसी ने उसके सिर को पीछे से पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक कर उसके सिर को 3-4 बार जमीन पर मारा था। विवेक ने किसी तरह अपने आप को संभाला और घर से बाहर भागकर समीर के पास गया। समीर के दरवाजा खोलते ही हांफते हांफते विवेक ने उसे पूरी बात बताई, और इसके बाद दोनों वापस विवेक के घर की ओर भागे। वहां जाकर दरवाजे पर खड़े समीर ने जो देखा वो आज तक भुला नहीं पाया है। अंदर सामने विवेक की लाश पड़ी थी, जिसके सिर से खून बहकर जम चुका था। ऊपर घर की सीढ़ी पर रश्मि की लाश थी, और एक टॉय कार लेकर आदित्य विवेक की लाश के साथ खेल रहा था। समीर ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर यही लिखा था कि मैं अपने घर में अब और नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां की खिड़की खोलने पर बगल वाले घर में इतने दिन तक आदित्य दिखता था, लेकिन अब हर शाम उस खिड़की पर रश्मि भाभी और विवेक भी दिखते हैं।